प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, समस्त फ्री वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं एक किताब की तरह से। ये अखबार नहीं है जो अगली तारीख में रद्दी हो जाते हैं। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। सच सिर्फ यही चैनल बोलता है और आज का सच जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वास्तव में ऐसा है। इस बार कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं कि सीसेट में बहुत लोग फेल हुए। क्यों फेल हुए? हाँ, सीसेट में बहुत लोग फेल हुए। मेंस में सामान्य इंग्लिश में और सामान्य अंग्रेज़ी में, उसमें सामान्य हिंदी में बहुत लोग फेल होते हैं। फेल वही होगा जो सिलेबस नहीं पढ़ेगा। सीसेट की बात आज करते हैं। सीसेट में वही लोग फेल हुए हैं जो सीसेट का अर्थ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें एप्टीट्यूड का अर्थ रीजनिंग मैथ समझते हैं। उन बेचारों का दोष भी नहीं है, टीचर्स ने ये भ्रम फैलाया है, कोचिंग्स ने ये भ्रम फैलाया है। कारण ये है, जब 2011 में सीसेट नामक प्राणी ये जो है आ बैठा अचानक आपकी मुडेर पे, तो आप इसको पहचान नहीं पाए। एप्टीट्यूड आ गया है, ये सोच के आप खुश हो गए, क्योंकि आप जो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे बैंक क्लर्क का, दरोगा सिपाही भर्ती का, कांस्टेबल या बैंकिंग का, पीओ का या बीएड का या और तमाम एग्ज़ाम्स जो आप दे रहे थे, जो आईएएस या पीसीएस के स्तर के नहीं थे, क्लरिकल स्तर के थे, अध्यापन वाले एग्ज़ाम्स थे या कुछ और एग्ज़ाम थे या चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम थे, सेवक वाले। उनमें एक जनरल सिलेबस होता है, कॉमन सिलेबस। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा, मैं फालतू की बात इधर उधर नहीं करता हूँ। एक कॉमन सिलेबस होता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, जनरल नॉलेज। ये परीक्षाएं जो तमाम करोड़ों लोग देते आ रहे थे, हाँ करोड़ों, जब 1.4 अरब जनसंख्या है लगभग भारत की, तो करोड़ों लोग ये एग्ज़ाम देते आ रहे थे। उन्हें अचानक, अच्छा इसका नाम एप्टीट्यूड है। छोटी परीक्षाओं में जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके होता है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। रीजनिंग मैथ्स को एप्टीट्यूड कहते हैं। ये क्लरिकल या क्लास 4 का एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड तो है। एप्टीट्यूड 4 तरह के होते हैं। वेट्स एंड मेजर्स जो है वो मजदूरों का एप्टीट्यूड होता है। श्रमिक वर्ग का एप्टीट्यूड होता है। देखा 2.5 किलो का होगा, सनी देओल का हाथ नहीं, कुछ भी। या ये दूरी कितनी है, देखा 12 फुट का पठान होगा साहब, लंबाई ये 10 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है। भैया खर्चा बताओ पेंट का कितना लगेगा? लग जाएगा इतना। उसने गुणा भाग कर लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, चारों दीवारें और छत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लिया, पेंट का, अपनी पेंट कराई का गुणा कर लिया, पेंटर बाबू ने बता दिया इतना पैसा खर्च होगा। तो ये मेजरमेंट का एप्टीट्यूड है, ज़बरदस्त एप्टीट्यूड होता है। वेट्स का एप्टीट्यूड है, देख के वजन अंदाजा कर लेना। ये श्रमिक वर्ग, कारीगर वर्ग का एप्टीट्यूड है और कोई हीन भावना की बात नहीं है, बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है। लेकिन यहाँ आप आईएएस पीसीएस बनने जा रहे हैं। फिर इसके बाद होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, जो रीजनिंग और मैथ्स का होता है। इसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग का एप्टीट्यूड, जो होता है ऑफिसर्स का। 6 तरह के एप्टीट्यूड है मनोविज्ञान की। किसी भी पुस्तक में अरुण कुमार सिंह की मनोविज्ञान, सुलेमान की मनोविज्ञान, दुनिया भर की मनोविज्ञान की किताबें मोहम्मद सुलेमान की पढ़ लीजिए, एप्टीट्यूड निकाल के देखिए, इंटरनेट पे देखिए। 6 तरह के एप्टीट्यूड हैं। 2 तरह के श्रमिकों के एप्टीट्यूड हैं, 2 तरह के क्लर्कों के हैं और 2 तरह के अधिकारियों के। आपके सिलेबस में रीजनिंग मैथ्स भी है। वेट्स एंड मेजर्स तो प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड होता है, करवा के देखा जाता है, तो वो तो हो नहीं सकता था यहाँ। रीजनिंग मैथ्स है। ये इसलिए है कि जो लोग क्लर्क होने के योग्य हैं, यहाँ भी बुरा मानने की बात नहीं, क्लर्क कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी किसी का एप्टीट्यूड इतना ही होता है कि वो क्लरिकल काम ही कर सकता है, अफसरी काम नहीं कर सकता। उनके खुश होने के लिए ये क्वेश्चंस रखे गए, सोच समझ के रखे गए, मनोवैज्ञानिक तौर पर रखे गए
कि ये लोग इन क्वेश्चंस को देखते ही खुश हो जाएंगे, सिलेबस को देखते ही खुश हो जाएंगे और ये यही तैयार करते रहेंगे और इसी में भिड़े रहेंगे। पास हो जाएं या फेल हो जाएं वो अलग बात है। पास तो तब होंगे जब रीजनिंग मैथ्स के 28 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे मान्यवर। और 28 क्वेश्चन कभी रीजनिंग मैथ्स के नहीं आते हैं, देख लीजिए उठा के। किसके आते हैं? कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन को मिला लीजिए, 35-40 क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं। 24 से 26 क्वेश्चन तक मैंने गिने हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट पेपर में भी आता है। ये कॉम्प्रिहेंशन ही है जो ये बताता है कि जब आपको आता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी अनसीन पैसेज जिसे आप कहते थे 10th में, तो जब आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आता है, आपकी वोकेबुलरी अच्छी होती है, तो जो अनसीन पैसेज होते हैं उनको आप समझ लेते हैं। जीएस के फर्स्ट पेपर में, मेंस के सभी पेपर्स में बड़ी कठिन अंग्रेज़ी, और उसका अनुवाद तो बहुत भयानक होता है हिंदी का, वो अलग बात है, लेकिन बड़ी कठिन अंग्रेज़ी में प्रश्न होते हैं। उन्हें समझना उन्हीं के बस का है जो कॉम्प्रिहेंशन के महारथी हैं। मैं अपने बैचेस में कॉम्प्रिहेंशन में आपको महारथी बना देता हूँ। फाउंडेशन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम हो। अब नया बैच लॉन्च किया है टीएक्स। ये पढ़ाने के लिए नहीं है, क्वेश्चन पूछने के लिए, आंसर बताने के लिए। 80 बैच का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो होगा, कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न बताने हैं, आपको हल करने हैं। उत्तर मैं बताऊंगा, प्रश्न पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव, कई प्रश्नों के मैं ऑब्जेक्टिव उत्तर भी बताऊंगा, जिससे कि आपको लगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में किस तरह भ्रमित किया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है। फिर मैं बताऊँगा कन्फ्यूज़न दूर कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में कैसे सही अंदाज़ा लगाते हैं ये भी बताऊंगा। ये नहीं कि खाली ये आंसर हो गया, मैं टेक्निक बताऊंगा कि सही अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत उस विषय में आपने पढ़ा है, तो सही अंदाज़ा कैसे लगाएं। यहाँ भी कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी है, क्योंकि जो जीएस के फर्स्ट पेपर में भी जो प्रश्न होते हैं तो पहले दो पैराग्राफ दिए रहते हैं, फिर उसके बाद ABC 3 स्टेटमेंट होते हैं। इन्हें अगर आप समझेंगे ही नहीं तो उत्तर कैसे देंगे। फिर उत्तर ये होता है कि नंबर 1 A एंड B इज़ करेक्ट, नंबर 2 B एंड C इज़, ऐसे टाइप से। तो आप 1 2 3 4 में कौन सा सही लगाएंगे तभी तो होगा, जब आपको ABC तीनों समझ में आएंगे। और ABC समझ में आने के लिए ज़रूरी है जो 2 पैसेज दिए हैं वो समझ में आएंगे। इनको समझना ही बेटा कॉम्प्रिहेंशन है। रीजनिंग मैथ्स के महारथी ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। आप कोचिंग्स के जाल में आ चुके और फेल हो चुके सीसेट में, इसलिए आ चुके क्योंकि उन्होंने आपको कभी सीसेट में एप्टीट्यूड के नाम पर रीजनिंग मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं। आप जीएस फर्स्ट पेपर देखिए, उसमें सिलेबस में इंडियन पॉलिटी जो लिखा हुआ है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स एंड इश्यूज़ है। आपको सिर्फ पॉलिटी के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया जाता है। आपको राइट्स एंड इश्यूज़, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, और पॉलिटिकल सिस्टम ये पढ़ाया ही नहीं जाता, मैं पढ़ाता हूँ। आपको सोशल ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती जो सिलेबस में लिखी है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सिलेबस का पहला पार्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सोशल कोई नहीं पढ़ाता, बुक्स नहीं है मार्केट में, मैं पढ़ाता हूँ विस्तार से। इवन फाउंडेशन बैच में भी मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाई, जो मात्र 37,000 का है, और अभी भी पर्सनैलिटी बैच उसके साथ फ्री है 11,000 का। इसके अंदर सोशल ज्योग्राफी, इट इज़ नॉट ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी में, आप पढ़ के चले आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव वगैरह, आप इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। गलत है, वो थ्योरी नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। आपको थेलर कोई नहीं पढ़ाता, आपको साइकोलॉजिकल थ्योरी जो मैंने फ्री वीडियोस तक में पढ़ा दी वो कोई नहीं पढ़ाता। जनरल इश्यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो कॉमन सी चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज वगैरह। जनरल साइंस में करंट साइंस पढ़ाई जाती है। जो गैजेट्स, जो चीज़ें आपके चारों ओर हैं उनके बारे में आपको जानना है।
अब आप पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के नियम क्लास में बाकायदा। एक स्टूडेंट ने कहा अभी साइंस चल रही है सर, अभी हम स्टैटिक्स डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी सर हम जो है वो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, अभी सर जो है हमें साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं और वो सर हमें जो है वो साउंड पढ़ा रहे हैं। अरे यार ये नहीं पढ़ना है। एक क्लास में एक बच्चे ने बताया कि सर ये पढ़ाया जाता हमारे यहाँ, फ़ोटो लेके भेजी कि ये हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, मैंने नोट्स बनाए हैं, फ़ोटो भी लिए, आजकल तो फ़ोटो ले लेते हैं लोग। तो ऑप्टिक्स के चित्र बना रहे हैं, लेंस बना है, ये पिन खड़ा हुआ है यहाँ पर, उसकी उल्टी इमेज बन रही सीधी। ये कब पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है भाई? सिर्फ इतना है कि आपको एक भ्रम में डाला गया है कि आपको केवल 12वें क्लास तक का ज्ञान हासिल करना है। यूपीएससी जिस कक्षा तक का ज्ञान आपसे पूछेगा क्लियर लिखता है। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में स्पष्ट लिखा है कि 10th क्लास, तो आपको 10th क्लास तक की इंग्लिश और 10th क्लास तक का हिंदी आपको सीखना है। मैं वो भी सिखाता हूँ अपने बैचेस में। लेकिन अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ग्रेजुएशन 10th तो आपने किया ही होगा, तो 10th का ग्रामर तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको 10th के ग्रामर का मास्टर होना है। इसी प्रकार मैथ्स भी 10th लेवल का है। 3 चीज़ें 10th लेवल की बताई गई, बाकी चीज़ों के लिए लिखा है ग्रेजुएट। योग्यता क्या है? ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन तक जो आप पढ़ते हैं वो पूछा जाएगा, क्लियर कट लिखा है। और आप पढ़ रहे हैं 6th से 10th 12th तक की एनसीईआरटी बेस क्लियर करने के लिए। अब बेबी को कितना बेस पसंद होगा भाई? ये बेस कब तक हिलता रहेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। सारी कोचिंग्स बेस हिला रहे हैं और थक हार के बैठ गए सीसेट में इस बार। अब भी ना समझ में आया आपके, तो कब समझ में आएगा? ईश्वर आपको बुद्धि सद्बुद्धि दे, मैं ये कामना करता हूँ। आप एडमिशन मेरे पास बिल्कुल मत लीजिए, मुझसे तो आपको चिढ़ है, लेकिन आप कम से कम एक काम करिए कि स्वयं वो पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक 4 बार पीसीएस में सफल और आईएएस रैंक से रिटायर 21 साल से पढ़ा रहा, जिसके सैकड़ों छात्र सेलेक्ट होते हैं, तो यूपी के और इंडिया की जानी मानी सेलिब्रिटीज से हम मिलने जाते हैं और उसके समाचार अखबारों में छपते हैं। कोई झूठ सिलेक्शन नहीं है। झूठ आपने पकड़ा होगा अभी जब मैंने वीडियो बनाया था कि एक एक छात्र जो आईएएस में निकला है उसको तमाम कोचिंग्स क्लेम कर रहे हैं कि वो उसका छात्र है। कैसे? वो कोचिंगों में ही दौड़ता रहता था, इधर से उधर पदयात्रा एमएसटी बनवा रखी थी कि बस कोचिंगों में दौड़ना है, खाली आईएएस टॉपर हो गया। ये अपनी बुद्धि से सोचिए, ये है आपके पास, लेकिन कोचिंग्स ने आपकी बुद्धि को क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने लाभ के खातिर लोग आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं। मैं फिर ठोंक के कहता हूं कि चाहे आप बिल्कुल एडमिशन मत लीजिए, मेरे पास एडमिशन की कमी नहीं है। आज मैंने बैच लॉन्च किया है और लगातार एडमिशन्स हो रहे हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा। तुरंत लगातार पैसे जमा हो रहे हैं, लगातार। 9,900 का बैच है, ये 14,900 का बैच है, 5,000 का डिस्काउंट इनिशियल। जो लोग किसी भी बैच में हैं मेरे पेड बैच में, उन्हें 1,000 और डिस्काउंट है। 80 वीडियो, 6 महीने का क्लास। TX बैच इसका नाम है, कैपिटल TX। T माने टेस्ट सीरीज, X माने एक्सीलेंट। ये बैच है। पेड छात्र मेरे धड़ाधड़ इस बात को ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं मेरा पढ़ाना क्या है। आप मेरे एक भी बैच में नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते कि मेरा पढ़ाना क्या है, और आप ट्राई भी नहीं करना चाहते छोटे से छोटे बैच को लेकर। तो आप उन्हीं हाथों में पढ़ते हैं, उन्हीं पंजों में पढ़ते हैं जो आपको निचोड़ के फेंक देते हैं उठा के, और आप टेस्ट सीरीज वगैरह मुलझे रहते हैं। मेरी टेस्ट सीरीज का बैच सबसे अलग है, कोई भी बैच आपको नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा। क्यों? मैं वीडियो जैसे बना रहा हूं ऐसे ही मैं प्रश्न बोलूंगा आपसे, आपको ऑप्शन दूंगा। इसका 4 ऑप्शन यूपीएससी में आ सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको सही लगेगा लेकिन सही नहीं है, तो क्यों नहीं है? दूसरा सही लगेगा लेकिन सही नहीं है, क्यों नहीं है? तीसरा सही है तो क्यों सही है? चौथा बिल्कुल सही नहीं हो सकता, आप भी समझ जाओगे देखते ही कि सही नहीं है। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ज्ञान दूंगा, आपको बताऊंगा कि जब ये कहा जाता है मोस्ट रैशनल एंड रीजनेबल आंसर क्या होगा, तो रैशनल रीजनेबल का अर्थ क्या है, तो वो आंसर हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, एक सफल व्यक्ति बताएगा। जो कभी पास नहीं हुआ वो कैसे बताएगा? मुझे बहुत आश्चर्य है हिंदुस्तान के आईएएस एस्पिरेंट पर, जो उनसे पढ़ने जाते हैं जो स्वयं कभी पास नहीं हुए। घोर आश्चर्य। ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही कह सकता हूं। अब दूसरी बात, तमाम प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते ही पढ़ते हैं, आपको आता भी है, लेकिन आप सोचते हैं ये सही है, फिर अचानक आप देखते हैं दूसरा लगता है ये भी सही है। ऐसे में क्या करें?
ये सब बातें मैं समझाऊंगा इस छोटे से बिल्कुल मामूली सी फीस के बैच में। अब कुछ बच्चों के पास वो भी नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बातें मैं फ्री चैनल पर भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत थोड़ी। उसका सैकड़ों गुना आपको पेड बैचेस में मिलता है। इसीलिए पेड बैच के बच्चे कितने गदगद रहते हैं, कितने प्रसन्न। पेड बैच के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो डिस्काउंट भी स्वीकार नहीं किया, फुल फीस जमा की कि नहीं सर डिस्काउंट नहीं, आप इतनी मेहनत करते हैं, डिस्काउंट किस बात का। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे। सोचिए आप, ये कोई पागल या मूर्ख नहीं है, ये समझदार बच्चे हैं। कई बच्चे मेरे सारे बैचेस में, अब टोटल 10 बैच हो गए, सारे बैचेस में हैं बच्चे, तमाम बच्चे। कारण ये है कि विद्वान विद्वान को समझता है, बुद्धिमान बुद्धिमान को समझता है, ये विशेषता है। तो ये सिलेबस जब आप देखेंगे, अब इसके बाद सेकंड पेपर का एक बार सिलेबस देखिए श्रीमान जी। जो आप एप्टीट्यूड समझते हैं कि एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग मैथ्स होता है, मैं आपको भ्रम दूर कर दूं, एक बार फिर से सैकड़ों बार कर चुका हूं, सैकड़ों बार कर चुका हूं, सैकड़ों बार। चलो फिर कर देते हैं। एप्टीट्यूड, पहले तो मैं ये बता दूं कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड होता क्या है। मैं GS4 का सिलेबस खोल लेता हूं। नेचुरली मेंस है जब GS4 कह रहा हूं। एप्टीट्यूड, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड क्या होता है इसको समझिए पहले। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, GS4 पेपर में लिखा हुआ है सिलेबस में। सिलेबस कहाँ मिलेगा? लेटेस्ट विज्ञापन में। वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है। इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। अब जिनको इस अंग्रेजी की हिंदी नहीं आती तो अभी IAS में बैठने के दिन बहुत दूर हैं। वैसे मैं मीनिंग बता दे रहा हूं कि इसका मतलब है कि जो मूलभूत मूल्य हैं और जो एप्टीट्यूड है सिविल सर्विस का, वो है इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता, नॉन पार्टिजनशिप, असंलग्नता, राजनीतिक असंलग्नता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति समर्पण, एम्पैथी, समानुभूति, ये सहानुभूति नहीं है, टॉलरेंस, सहिष्णुता, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग के प्रति भावनाएं। अपने पढ़ाने में भी मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, दोनों भाषाएं बोलता हूँ जिससे कि दोनों लोगों को समझ में आए। अब इनमें रीजनिंग मैथ्स कहाँ है महाराज, श्रीमान आदरणीय, कोचिंग वालों से कह रहा हूँ, जो आप रीजनिंग मैथ्स कहते हैं एप्टीट्यूड, वो कहाँ है? एप्टीट्यूड ये नहीं, एप्टीट्यूड ये है। और जब ये पढ़ा जाता है तब कोई सेलेक्ट होता है, यूं ही हलवा नहीं है IAS PCS कि हर कोई पढ़ाने लगा। अब सेकंड पेपर में जो लिखा है देखिए। पेपर सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। इतना ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ, PCS में बहुत आता है, UP PCS में बहुत ज़्यादा आता है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी 10th लेवल, ये मैं नहीं पढ़ाता। मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ाता, और लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। मैं इसमें से रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ाता, क्वालिफाई ही तो करना है। रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ाता, और मतलब मैथ्स का मतलब बेसिक न्यूमरेसी। मज़े की बात ये, मैथ्स भी पूरा मैथ्स नहीं है, केवल नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स एंड मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल, और डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं फाउंडेशन बैच में डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ाता हूँ। नेचुरली जो टेस्ट सीरीज में मैं इससे रिलेटेड टेस्ट भी दूंगा, आपको प्रश्न दूंगा, उत्तर बताऊंगा।
ये सिलेबस कवर करने वाला बैच है प्रश्नों के लिहाज से। 80 वीडियोस में बहुत प्रश्न आ जाएंगे और बहुत उत्तर आ जाएंगे। इन प्रश्नों उत्तरों को जब आप इस मात्र 9,900 के बैच में जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे जो जीती जागती बोलती टेस्ट सीरीज़ है। और 6 महीने तक आप मुझसे पूछ बता सकते हैं, सीमित मात्रा में, अनावश्यक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सीमित मात्रा में पूछ बता सकते हैं। और आपको कुछ असाइनमेंट भी दिए जाएंगे इसमें जो आप करके चेक करा सकते हैं, जिससे मैं देखूं कि आपकी निबंध लेखन क्षमता कैसी है, मेंस आंसर राइटिंग क्षमता कैसी है। ये सुविधा सिर्फ 6 महीने के लिए प्राप्त होगी, बैच की भी। और ये बैच समाप्त होने पर आपको स्वयं अपने आप बताना है, नहीं तो उस समय जो फीस होगी बैच की उसका 20% जुर्माना बन जाता है, मेरे ऊपर लग जाता है एक्चुअली। अगर आप एक ही बैच में और आप नहीं देते हैं, मैं आपको बैच से हटा देता हूं बाद में, तो मैं क्या कर लूँगा। लेकिन अगर आप दूसरे बैच में भी हैं तो वो दूसरा बैच आपका रोक दिया जाएगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि 6 महीने ख़त्म होते ही आप मुझे सूचित करें कि सर मेरा बैच ख़त्म हो गया। हाँ, अगर एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा बहुत चाहिए तो मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन महीनों नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। इसको पहले सोच के मत चलिए कि 6 है 7 तो है ही है, तो फिर आप 7 में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 6 महीने में पूरा करेंगे। अगर आपने असाइनमेंट किए होंगे तो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप असाइनमेंट करेंगे तो ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। बैच 1 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। फीस अभी जमा हो रही है, आपको रसीद दे दी जाएगी, लिख दिया जाएगा रिसीव्ड इतने इतने ये, और आपको जो है 1 नवंबर से बैच ओपन कर दिया जाएगा। वीडियो देखना शुरू कर देंगे आप, बहुत सारे वीडियो स्टॉक मिलेंगे, फिर अपलोड होते रहेंगे बराबर। 80 वीडियो पूरे होते ही अपलोडिंग बंद कर दी जाएगी। इत्मीनान से देखें। मैं व्हाट्सएप पर सदैव आपके लिए मौजूद हूँगा। निर्धारित दिनों में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 4 बजे के बाद में बैठता हूँ, और चाहे जितना समय हो जाए सबको उत्तर देकर ही विश्राम देता हूँ, और उत्तर प्रायः ऑडियो में देता हूँ। आपको एवेल्यूएट करता हूँ सब कुछ। तो ये असाइनमेंट्स होंगे जो इस बैच में, क्योंकि बहुत सस्ता बैच है, गोल्ड और प्लेटिनम की तरह असीमित नहीं सुविधा मिल सकती कि आप सारे आंसर राइटिंग चेक कराएं, सारे निबंध चेक कराएं, सारे बैक ईयर पेपर चेक कराएं। ये सुविधा उनमें। यहाँ पर जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो चेक कराने की आपको सुविधा होगी। अच्छे खासे असाइनमेंट आपको मिलेंगे लिखने के, आपकी मेधा आईक्यू टेस्ट करने के वगैरह। आपको सजेशंस भी दूंगा। और क्या चाहिए 9,900 के बैच में, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको मिलता है। ये असाइनमेंट वाली बात मैंने इस वीडियो में जोड़ी है, इससे पहले वाले वीडियो में असाइनमेंट नहीं कहा था। अभी से आपको एक्स्ट्रा मिलने लगा है, आगे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये तो ऊपर वाला जानता है, जिसको मेरे सभी वीडियो समर्पित हैं। ये सब वीडियो आपको नहीं, उसको समर्पित हैं। वो जिसको चाहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यूट्यूब की क्या औकात है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मैं चाहे जितना SEO कर लूँ, चाहे जितना कुछ करूँ, लाला अपना धंधा पानी करेगा। मैं मोनेटाइज नहीं करता हूँ इसलिए कि मेरे वीडियोस के बीच में विज्ञापन ना आए, तो करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब जो है किसी को वीडियो दिखाती ही नहीं है। विज्ञापन नहीं होंगे तो यूट्यूब धंधा फ़ायदा नहीं है कोई उनका। जब वो बार बार गंदे गंदे विज्ञापन दिखाएंगे, इरिटेटिंग विज्ञापन दिखाएंगे, तो लोग तंग आकर यूट्यूब प्रीमियम लेंगे। दोहरा फ़ायदा है। विज्ञापन दिखाने से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग तंग आ जाएंगे वो यूट्यूब प्रीमियम लेंगे। फ़ायदा लाला को है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूबर्स का शोषण जितना है इतना और किसी का नहीं। लोग समझते हैं यूट्यूबर करोड़पति हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। गेमर्स हैं, या अश्लील वीडियो डालने वाले हैं, झूठ फैलाने वाले हैं, अश्लील बातें फैलाने वाले हैं, करोड़ कमाते भी होंगे। इससे मुझे कोई लाभ नहीं यूट्यूब से। तो इसलिए आप अपने हित में सही बातें समझिए, और हो सके तो किसी बैच में एडमिशन लीजिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि जिसने एडमिशन ले रखा है उसको एक एक बैच इतना पसंद आता है, और जिसने नहीं लिया वो फीस पूछ के रह जाता है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ता। बहुत घोर आश्चर्य। किमाश्चर्यम, यदि आज महाभारत होता और यक्ष युधिष्ठिर से पूछता तो युधिष्ठिर यही कहते कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि एक सफल व्यक्ति, सदैव सफल व्यक्ति पढ़ा रहा है, उसके लिए लोगों के मन में सम्मान नहीं है, और जो लोग कभी पास नहीं हुए उनके क्लास में लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कलयुग में दूसरा नहीं हो सकता। कलयुग की जय हो, आपकी भी जय हो। थैंक यू।